हेलो एंड वेलकम ऑल टू इजी स्टेप टेक्निकल क्लासेस। आज के वीडियो में इलेक्ट्रीशियंस के प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और सीआईटीएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बुखोल्ज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड। एक बुखोल्ज रिले को कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, ये जो रिले होता है बुखोल्ज रिले, ये ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। लेकिन कौन से ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है: एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही आंसर बताना है। ठीक है, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग एक पेन और पेपर ले लीजिए, और साथ में आप जो भी क्वेश्चन देखें उसका आंसर आप अपने पेन पेपर पर लिखते रहें। लास्ट में आप आंसर से फिर उसको मैच कराते रहें। लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपने कितने सही किए। चलिए, पहला का आंसर हमारा है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एन इंडक्शन मीटर कैन हैंडल करेंट अप टू। एक इंडक्शन मीटर जो होता है वो कितने एम्पियर करेंट को हैंडल कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 20 एम्पियर और 60 एम्पियर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा इसमें सही है। तो इसका राइट ऑप्शन ये है, जो कि 10 एम्पियर है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए है, सॉरी 100 एम्पियर। राइट ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर 10 एम्पियर नहीं है, राइट ऑप्शन ए है 100 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में से कौन सा एक डीसी मशीन में ध्रुव सूच का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोल शो इन डीसी मशीन। जो डीसी मशीन होता है उसमें हमारे बहुत सारे तरह के पार्ट होता है, पोल होता है, पोल शो होता है। ठीक है, तो उसी में से एक ये पार्ट है पोल शो। तो इसका काम कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा पोल शो का काम नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। फील्ड कॉइल का समर्थन करना, दूसरा ऑप्शन है बेहतर एकरूपता के लिए फ्लक्स फैलाना, चुंबकीय पथ की रिलक्टेंस को कम करना, और चौथा हमारा एडी करंट नुकसान को कम करना, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा आपका आंसर क्या है। चलिए, यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, एडी करंट लॉस। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन जो होता है वो तीनों हमारा काम करता है। जो हमारा फील्ड पोल्स है वो बाकी तीनों का काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर दिया हुआ है, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। परमानेंट मैग्नेट आर नॉर्मली मेड ऑफ। जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, अस्थाई मैग्नेट होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है: एल्निको एलिस, एल्निको मिश्र धातु, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा और एल्युमिनियम। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। चलिए, तो आप लिख लिए होंगे अपना सही आंसर। चलिए, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एल्निको मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीवीसी स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के व्यू से तो हर एक जगह ये पूछा जाता है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में है पॉजिटिव वोल्टेज कंडक्टर, बी प्रेस्ड एंड वार्निश्ड क्लॉथ, और सी में है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी में है पास्ट वार्निश कंडक्टर। चलिए, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देख सकते हैं यहाँ करेक्ट आंसर दिख रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। द इनपुट ऑफ एन ऑर गेट इज़ लो व्हेन। जब और गेट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे तरह के गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, बहुत सारे तरह के। तो इसमें जो और गेट होता है उसके बारे में आपको बताना है कि इसका आउटपुट कब लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है: जब सभी इनपुट हाई हैं, सभी इनपुट लो है, कोई भी इनपुट हाई है, या कोई भी इनपुट लो है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके हैं, आपको आंसर बताने हैं। तो इसका सही आंसर है
ऑल इनपुट्स आर लो, जब इसके सभी इनपुट्स लो होंगे तभी इसका आउटपुट लो होता है। अगर एक भी इनपुट इसका हाई होगा तो इसका आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की चमकदार क्षमता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, जो उसकी इंटेंसिटी होती है, चमकने की क्षमता होती है, वो एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की कितनी होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 5 से 10 ल्यूमेन पर वाट, 30 से 40 ल्यूमेन पर वाट, 15 से 20 ल्यूमेन पर वाट और 60 से 65 ल्यूमेन पर वाट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताने हैं। तो चलिए इसका सही आंसर है 60 से 65 ल्यूमेन पर वाट। आपको याद रखना एक चीज़ और इस क्वेश्चन से बन के आती है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो उसका मात्रक आपको ध्यान रखना है, ल्यूमेन पर वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अल्टरनेटिंग करंट ढोने वाली एक केबल में होती है। अ केबल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट हैज़, मतलब जो एक केबल होता है वो एसी करंट जो कैरी करते हैं। हम जानते हैं जो हमारा सप्लाई होता है वो 2 तरह होता है, कौन कौन से, एसी और डीसी। तो जो केबल में एसी सप्लाई फ्लो होता है उसमें किस किस प्रकार की लॉसेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। हिस्टेरिसिस, लीकेज एंड कॉपर लॉसेस। दूसरा ऑप्शन है हिस्टेरिसिस, लीकेज, कॉपर एंड फ्रैक्शनल लॉसेस। तीसरा ऑप्शन है हिस्टेरिसिस, लीकेज ओनली। और चौथा ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा है हिस्टेरिसिस एंड लीकेज लॉसेस ओनली। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हिस्टेरिसिस एंड लीकेज लॉसेस ओनली। हिस्टेरिसिस एंड लीकेज लॉसेस ओनली, ऑप्शन नंबर डी या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट हाई। पावर फैक्टर, सिस्टम के पावर फैक्टर को उच्च रखा जाता है। सिस्टम के पावर फैक्टर को हम लोग कैसे उच्च रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पहला जो ऑप्शन है ड्यू टू ऑल अबव रीजन, तो इस ऑप्शन को नीचे होना चाहिए, ऊपर हो गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ जनरेटर लाइन्स एंड ट्रांसफार्मर। जनरेटर लाइनों और ट्रांसफार्मरों की उपयोग को अधिकतम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन टू रिड्यूस वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन। और चौथा ऑप्शन है टू रिड्यूस इन लाइन्स, लाइन के नुकसानों को कम करना। ठीक है, लॉसेस को कम करना। ठीक है, लाइन लॉसेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है चारों सिस्टम के ऊपर पावर फैक्टर को, ये सारे रीजन्स को कम करने के लिए ये पावर फैक्टर को उच्च रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ड्यू टू ऑल अबव रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होगा। कौन से सर्किट है इसमें जिसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। अभी हम लोग पावर फैक्टर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 तरह के पावर फैक्टर होते हैं, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी। ठीक है, तो यूनिटी किस में होता है ये आपको बताना है। तो जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इसीलिए इसमें जो रेजिस्टेंस है उसमें पावर फैक्टर आपका यूनिटी होगा। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो कि ईजी है और इलेक्ट्रिशियन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग कमेंट में उसका आंसर देंगे। रेजिस्टेंस जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युतीय बल्ब का पावर फैक्टर कितना होता है। पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है। लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी या फिर 0। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये जो बल्ब होता है वो रेजिस्टिव लोड होता है, इसीलिए इसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है। सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल। तो आपको सर्ज रेजिस्टेंस बताना है केबल का। यहाँ 4 ऑप्शन है, 20 ओम्स, 100 ओम्स, 50 ओम्स एंड 5 ओम।
इसका सही आंसर है 50 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में टैपिंग आमतौर पर की जाती है। जो टैपिंग होता है वो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। रिड्यूस या जितने मुझे वोल्टेज चाहिए उतना हम लोग को लेने के लिए टैपिंग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के कौन से साइड किया जाता है, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, लो वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज साइड? तो इसका सही आंसर है लो वोल्टेज साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बसों, ट्रेनों, ट्रॉलियों, उत्तोलकों, क्रेनों आदि में उच्च गति वाली टॉर्क की आवश्यकता होती है, इसलिए कौन सा मोटर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जो भी बस होती है, ट्रेन होती है, इसमें स्टार्टिंग में ज़्यादा टॉर्क चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी तो उसको चलने के लिए ज़्यादा टॉर्क चाहिए। तो यहाँ पे 4 मोटर लगे हुए हैं, इंडक्शन मोटर, डीसी सीरीज़ मोटर और डीसी शंट मोटर या ऑल ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि जो डीसी सीरीज़ मोटर होता है उसकी स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर बसों के लिए सामग्री आमतौर पर होता है। द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर बसेस इज जनरली। जो कम्यूटेटर बस होता है, ब्रश होता है, सॉरी बस नहीं ब्रश, ठीक है। जो कम्यूटेटर ब्रश होता है उसमें वो कौन से मटेरियल का बना होता है? नॉर्मली यहाँ पर क्वेश्चन यही है। पहले कम्यूटेटर ब्रश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कम्यूटेटर ब्रश से हम लोग करंट को ले सकते हैं या दे सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, माइका, कार्बन, कॉपर और कास्ट आयरन। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कार्बन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल या ज्वलनशील तरल आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जो भी फ्लेमेबल लिक्विड फायर होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब में से जो आग लगता है, इसमें जो आग लगता है, इसको बुझाने के लिए किस तरह के अग्निशमक यंत्र या बोले तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्राई केमिकल, फोम, वेपोराइजिंग और सोडा एसिड। तो आपको आंसर इस चारों में से कौन सा सही होगा? फोम टाइप, जो सही आंसर यहाँ पर है फोम टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्लोरोसेंट लैंप के प्रभाव के तहत कभी कभी घूर्णक मशीन के पहिए स्थिर दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? जो फ्लोरोसेंट लैंप के इफेक्ट होता है उसके कारण जो रोटेटिंग मशीन होता है उसके पहिए स्थिर दिखाई देते हैं, इसका क्या रीज़न है? अंडर द influence of fluorescent lamp, sometimes the wheels of rotating machinery appear to be stationary due to the 4 इफेक्ट होता है, फैक्टर होता है, किसके वजह से वो स्टेशनरी दिखता है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर है स्ट्राबोस्कोपिक प्रभाव, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, यंत्र ट्रांसफार्मर क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्या मेज़र करता है या क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पहले हम लोग यंत्र ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है उससे हम लोग करंट या वोल्टेज को, हाई करंट या हाई वोल्टेज को जैसे मेज़र करने के लिए, मापने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कम करंट या कम वोल्टेज को मापना हो तो हम लोग वोल्टमीटर या एमीटर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा जब करंट की मात्रा हो जाती है तो उसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अत्यधिक वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर खंड को किसके माध्यम से आर्मेचर कंडक्टर से जोड़ते हैं? जो कम्यूटेटर खंड होता है उसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है उसमें आर्मेचर कंडक्टर जो होता है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? 4 ऑप्शन है,
ब्रेजिंग, रेजिस्टेंस वायर, इंसुलेटेड पैड या कॉपर लग। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा कॉपर लग्स। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 20 है। एक नुकसान रहित आरएलसी सर्किट में ट्रांजिएंट धारा है। ट्रांजिएंट करंट एक लॉस फ्री आरएलसी सर्किट में ट्रांजिएंट करंट कितना होता है या कौन सा होता है? नॉन ऑस्किलेटिंग, साइनोसॉइडल, स्क्वायर वेव या ऑस्किलेटिंग। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोसॉइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यदि एक लाइव तार धातु केसिंग के साथ संपर्क में आता है तो अत्यधिक धारा किसके ओर मूव करता है? मतलब अत्यधिक धारा जो है, कोई लाइव करंट है, लाइव वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा और कोई मेटेलिक पार्ट के संपर्क में आ गया, कोई धातु के केसिंग के पिन के संपर्क में आ गया, तो उसका जो करंट होगा वो किधर फ्लो होगा? अर्थ की तरफ, ट्रांसफार्मर की तरफ, पावर हाउस की तरफ या डायनामो की तरफ? तो यहाँ पर सही आंसर इसका है अर्थ की तरफ। सही आंसर इसका है अर्थ की तरफ। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। सिलिकॉन स्टील इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज। इलेक्ट्रिकल मशीन में सिलिकॉन स्टील क्यों यूज़ किया जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर और इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है लो हिस्टैरिसीस लॉस को और करने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन स्टील को रिड्यूस किया जाता है। लो हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए सिलिकॉन स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या न्यूनतम संख्या 1056 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 23 से पूर्णतः विभाज्य हो सके? माफ़ कीजिएगा, ये एक मैथ का क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया था, तो ये हमारा थ्योरी का नहीं है। फिर भी इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 1 है और सही आंसर इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज़ merely confirmed within laboratories and standardization instrument। ये जहाँ पे 4 इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और पूछ रहा उपकरणों का उपयोग केवल मानकीकरण यंत्र के रूप में प्रयोगशाला के अंतर्गत सीमित है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला में यूज़ होता है, हम लोग रियल लाइफ में उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ 4 है, इंडिकेटिंग, एब्सोल्यूट, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो जो इंडिकेटिंग या रिकॉर्डिंग या इंटीग्रेटिंग होता है ये हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है उसका प्रयोग हम लोग रियल लाइफ में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है जो वो सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है। किसी भी एसी परिपथ में हमेशा, कोई भी एसी परिपथ है उसमें हमेशा क्या होता है? कौन सा ज़्यादा होता है या कौन सा कम होता है, ये बताना है एसी सर्किट में। रिएक्टिव पावर इज़ मोर देन एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर इज़ मोर देन एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर इज़ मोर देन रिएक्टिव पावर या एपरेंट पावर इज़ मोर देन एक्चुअल पावर। तो कौन सा पावर? नॉर्मली 3 तरह के पावर होता है, एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताने हैं। इसका सही आंसर है एपरेंट पावर इज़ मोर देन एक्चुअल पावर। डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। डीसी जनरेटर को बस बारों से जोड़े जाते हैं या केवल फ्लोटिंग अवस्था के तहत उन्हें डिस्कनेक्ट किए जाते हैं? डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड टू द बस बार और डिस्कनेक्ट फ्रॉम देम ओनली अंडर फ्लोटिंग कंडीशन। जो भी डीसी जनरेटर होता है उसको बस बार से फ्लोटिंग कंडीशन में ही जोड़ते या डिस्कनेक्ट करते हैं। उसका क्या रीज़न है? टू अवॉइड बर्निंग ऑफ स्विच कॉन्टैक्ट्स, टू अवॉइड मैकेनिकल जैक्स टू द शाफ्ट,
टू अवॉइड सडन लोडिंग ऑफ द प्राइम मूवर, या चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो जो भी जनरेटर होता है उसको हमेशा फ्लोटिंग कंडीशन में ही कनेक्ट या डिसकनेक्ट करते हैं। इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न सब होगा, इसमें से चारों ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि एक सौर गेट का इनपुट 1 है तो यह कार्य करेगा। तो एक सौर गेट का इनपुट जब वो 1 होगा तो ये किस गेट की तरह काम करेगा? हम लोग जानते हैं कि एक सौर गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। तो जब इसका इनपुट 1 है तो यह किसकी तरह काम करेगा? तो यह एक नॉट गेट की तरह काम करेगा। नॉट गेट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय चालकता की इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इकाई क्या होती है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, ओम प्रति मीटर, ओम प्रति स्क्वायर मीटर, महो प्रति मीटर और महो प्रति स्क्वायर मीटर। तो आप लोगों को सही आंसर बताने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा महो प्रति मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महो प्रति मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, अधिकतम भार क्या होगा जिसे केवल प्रकाश बिंदुओं को जोड़ने वाली एक परिपथ में जोड़ा जा सकता है। तो जानते हैं कि जो हमारा सर्किट होता है इसको हम ये नहीं कि जितना हम चाहे उतना कनेक्ट कर दे या जितना लोड चाहे उतना दे सकते हैं। जो लाइट एंड फैन सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम 10 पॉइंट्स और 800 वाट को ऐड कर सकते हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को, जो लाइट एंड फैन सर्किट होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 8 पॉइंट और पावर जो होता है 800 वाट तक ही हम लोग एक सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। और जो पावर सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट और मैक्सिमम 3000 वाट तक ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 800 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस वोल्टेज के लिए स्क्रूड कंड्यूट परिपथ उपयोग किया जाता है? फॉर व्हाट वोल्टेज लेवल आर द स्क्रूड कंड्यूट सर्किट यूज्ड? तो किस वोल्टेज के लिए स्क्रूड कंड्यूट यूज़ किया जाता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, आपको बताने हैं। तो इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं, 250 वोल्ट से 600 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अर्थ तार को जोड़ा जाता है। अर्थ तार को किस चीज़ से जोड़ा जाता है? चार ऑप्शन है, ट्रांसफार्मर, ग्राउंड, पावर हाउस और एप्लायंस। तो यहाँ पे ग्राउंड से जोड़ा जाता है अर्थ तार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स कितना होता है? तो जो बेस होता है यहाँ पर वही पूछा जाता है। हमारे नंबर सिस्टम की बात करें तो 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा और हेक्साडेसिमल। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल 4 तरह के होते हैं और सभी के अलग अलग बेस होते हैं। जैसे कि हमारा जो बाइनरी होती है उसके 2 बेस होते हैं। डेसिमल जो होता है, जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं, उसका 10 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर 4 बोले तो जो भी दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा इसका 2 होता है। जो अभी मैंने बताया कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका 4 होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर में संरक्षण का क्या कार्य है? कंजर्वेटर का क्या काम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आप बताइए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर 2 है, टू टेक केयर ऑफ
द expansion and contraction of transformer oil due to variation of temperature of सराउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी सीरीज मोटर इज़ दैट विच। एक डीसी सीरीज मोटर क्या होता है? अभी मैंने थोड़ा देर आप लोगों को पहले ही बताया कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है। तो हैज़ अ पुअर टॉर्क। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप 4 ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हैज़ इट्स फील्ड वाइंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ थिक वायर एंड लेस टर्न। बाकी वो 3 ऑप्शन जो है, हैज़ पुअर टॉर्क तो होगा नहीं, हैज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन स्पीड जो कि शंट मोटर का होता है, सीरीज मोटर का नहीं होता है, और कैन बी स्टार्टेड ईजिली विदाउट लोड, जबकि हम जानते हैं डीसी सीरीज मोटर को कभी भी विदाउट लोड हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सोल्डर करने में भराव की धातु का गलनांक होता है। इन सोल्डरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मटेरियल इज। फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है सोल्डर करने के लिए? यहाँ पर 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, किस गैस का उपयोग कभी कभी फिलामेंट लैंप में किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और क्रिप्टन। तो यहाँ पर आर्गन सही इसका आंसर हो जाएगा, इसके बारे में तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 4 मीटर इनवर्स स्क्वायर नियम के संचालन के लिए निर्भर करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा मैकबेथ इल्यूमिनोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन यूजेटी एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। एक यूजेटी नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दर्शाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिटवीन पीक एंड वैली पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, बिजली ट्रांसफार्मर एक स्थिर है, पावर ट्रांसफार्मर एक क्या है भाई? बिजली ट्रांसफार्मर एक स्थिर है। द पावर ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस, करंट डिवाइस, वोल्टेज डिवाइस एंड मेन फ्लक्स डिवाइस। तो हम लोग जानते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर मेन फ्लक्स डिवाइस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है, अलग अलग कंपाउंड डीसी मोटर आवश्यक अनुप्रयोगों को पा सकते हैं। अलग अलग कंपाउंड डीसी मोटर आवश्यक अनुप्रयोगों को पा सकते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लो स्टार्टिंग टॉर्क, फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ साइकिल, वेरिएबल स्पीड, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लो स्टार्टिंग टॉर्क। डिफरेंशियल कंपाउंड जो मोटर होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो लो स्टार्टिंग टॉर्क में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मेगा का लगभग ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, ये आपको बताना है। 100 वोल्ट नॉर्मली 1 मेगा का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, यदि बिजली के तारों और उपकरणों उच्च विद्युतीय धारा के कारण अत्यधिक गर्म हो जाते हैं तो वे इसके कारण बन सकते हैं। तो क्या होता है, अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा वो? तो जाहिर सी बात है उसमें आग लग जाएगा या वो जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए, डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई हमें कहाँ से मिलता है, रेक्टिफायर, मोटर जनरेटर सेट या इंजन जनरेटर, ये तीनों से मिलता है। इसीलिए इसका ऑप्शन एनी ऑफ एबव सही है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, बिजली के उपकरण में आग की निम्न श्रेणी है। तो क्लास सी में हमारा इलेक्ट्रिक से जो आग लगता है वो क्लास सी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अत्यधिक होता है कब?
ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कैपेसिटेंस इज लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को किससे मापा जाता है? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोमीटर द्वारा। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ 0 वाट लैम्प कंज्यूम, तो 5 से 7 पावर, 5 से 7 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम को लागू करते समय प्रेरित ईएमएफ की दिशा अंगूठा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर ए 4 फिंगर पॉइंट्स अलोंग द लाइन ऑफ फ्लक्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर फुल लोड पर तांबे हराश कॉपर लॉस 600 वाट है, तो आधे लोड पर कितना होगा? तो इसको हम लोग जानते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 400 वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक यंत्र का उपयोग कम प्रतिरोध शंट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग लो रेजिस्टेंस शंट। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वोल्ट मीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, फ्लक्स मीटर और एमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमीटर। तो अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया आज की वीडियो में। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।